देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करते हैं खबर की और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बाढ़ बनावटीला मचा रही है। मध्य प्रदेश की नीमच से तस्वीरें देखिए जहां पर 5 सेकंड में एक इमारत धराशायी हो गई। महज 5 सेकंड में सैलाब के सामने इस दीवार ने सरेंडर कर दिया है। लोगों के शोर के बीच ये दीवार सैलाब में समा गई और मन्नत तो नहीं किया गया। पल भर में दीवार ने जल समाधि ले ली। देखते ही देखते सैलाब का सामना करने वाली दीवार खिलौने की तरह पानी में तैरने लगी। सैलाब के सितम की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच की है। पानी के प्रचंड वेग ने दीवार को धराशायी कर दिया। ये दीवार एक दुकान के पास थी। अचानक पानी आने से मिट्टी का कटाव हुआ, दीवार की नींव कमजोर हुई और सैलाब इस दीवार को बहा ले गया। प्रशासन ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और जो मलबा है वो हाईवे पर आ गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। पहाड़ पर बरसती आफत और कुदरत के कहर की एक और भयानक तस्वीर देखिए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा मौत बनकर सड़क पर आ रहा है। पहाड़ टूट रहे हैं, चट्टानें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के मंडी की। मंडी के गोहर इलाके की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है, सामने काल बनकर टूटता पहाड़ है। मंडी में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया, भूस्खलन से हाहाकार मच गया। अचानक पहाड़ दरकने लगे थे। बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से टूटकर सड़क पर आ रही थी। अचानक पत्थर के प्रहार से लोग सहम गए। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी की सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से करा रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर भी बाढ़ और बारिश के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर 12 में पड़ा है और राज्य के 6 जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। रेगिस्तान में आई बाढ़ बारिश से बेहाल हुआ राजस्थान। डूबी दुकान, डूबे मकान, बह गया राजस्थान। भारी बरसात से राजस्थान की हालत कितनी खराब है। कोटा बैराज नाम के बांध में इतना पानी भरा कि गेट खोलने पड़े और शोर के साथ साथ बांध का पानी निकल आया। दरअसल तेज बरसात के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये बांध चंबल नदी के पानी को ही रोकता है। कोटा जैसे ही हाल बारां में भी है। बारां राजस्थान का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला बन चुका है। सूखे राजस्थान में पानी इतने वेग से आया कि मकान दुकान धराशायी होने लगे। तकरीबन पूरा शहर दरिया बन गया। झालावाड़ में रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अचानक पानी बढ़ा तो रेस्क्यू में लगाई गई जेसीबी ने जल समाधि ली। बूंदी में बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। घरों में 2 फीट तक पानी भर गया। जोधपुर में पानी के बहाव के साथ भारी भरकम झील तिनके की तरह बह गई। राजस्थान के 12 पाली, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, पाली और बूंदी जबरदस्त बाढ़ की चपेट में। दिक्कत का सबब तो यह है कि जल्द मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा। यानी जब जब आसमान से पानी बरसेगा तब तक राजस्थान की सूखी धरती पर आफत आएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के भी 5 जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। बाढ़ का कहर यहाँ पर इस कदर है कि रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा। एमपी के राजगढ़ में इन 3 लोगों को किनारे खड़ी पब्लिक रोकती रही, लेकिन ये रुके नहीं। इसी बीच एक और शख्स पानी में उतर गया। ये 3 लोग तो किसी तरह से किनारे पर आ गए, लेकिन पानी में अकेला उतरा शख्स लहरों की चपेट में आ गया। लगातार हो रही बारिश के बाद मोहनपुरा डैम के 12 गेटों को खोला जा चुका है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि 2 लोग मिलकर बहती मोटरसाइकिल को नहीं रोक पा रहे। एमपी के होशंगाबाद में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तवा डैम के 11 गेट खोले गए और पूरे इलाके पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। एमपी के रतलाम, देवास, सागर, गुना और नरसिंहपुर में हालात बेहद खराब। उत्तराखंड के चमोली में भी आसमानी आफत ने कहर ढाया। चमोली में बादल फटने से बेरही नदी उफान पर है। तूफान की रफ्तार से बहता पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। हरियाणा के हथनी कुंड में भी पानी छोड़ा गया, जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अगर पानी बढ़ता रहा तो दिल्ली के यमुना किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
तो पाकिस्तान की लगातार किरकिरी हो रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने सीमा पार से सीज़फायर का उल्लंघन किया और ये दम भरा कि पाकिस्तानी फायरिंग में 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हुआ इसका उलट है। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया, जिसमें 3 पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी एलओसी पार से। पाकिस्तानी फौज ने बिना उकसावे के फायरिंग की और भारतीय फौज ने करारा जवाब दिया। भारतीय फौज के पलटवार में 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, जिनकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी फौज ने की है। पाकिस्तान के नापाक चेहरे का खुलासा करता एक वीडियो पीओके से सामने आया है। इन तस्वीरों में आपको जो चेहरे नजर आ रहे हैं, ये है जैश के आतंकी और ये पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में खुलेआम घूमकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर को लेकर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस हंगामे में जैश के साथ हिजबुल के आतंकी भी शामिल हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि जैश और जमात उद दावा पर कार्रवाई की, लेकिन आतंकियों के इस जमात ने पाकिस्तानी झूठ की पोल खोल दी है। और पाकिस्तान को सिर्फ भारतीय सेना ने ही नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल शुक्रवार को यहां पर जुमे की नमाज अदा की गई और अमन शांति की दुआ भी मांगी गई। साथ ही साथ सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि हालात सामान्य है और सोमवार से स्कूल कॉलेजेस यहां पर खुल जाएंगे। तस्वीरें श्रीनगर की है, जहां जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। ना कोई हंगामा, ना प्रदर्शन, यानी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हो रहा है टाएं टाएं फेस। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को छोड़ कश्मीरी आगे बढ़े तो सरकार ने भी कश्मीर के कल की नई इबारत लिखी। सरकार ने ऐलान कर दिया कि सोमवार से कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। 12 जिलों से धारा 144 जैसी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया, वो बयान जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी से कम नहीं। बड़ी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर बता दिया कि ये नया हिंदुस्तान है, जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए भूटान रवाना हो गए हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में अहम है। बताया जा रहा है कि 10 MOU पर भी इस दौरान दस्तखत किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। कश्मीर के मसले पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी के बीच मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भूटान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 17 और 18 अगस्त को मैं एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए भूटान में रहूंगा, जो हमारे विश्वस्त मित्र और पड़ोसी के साथ मजबूत संबंधों से जुड़े उच्च महत्व को दर्शाता है। मैं इस यात्रा के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार भूटान दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच 10 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान 5 उद्घाटन भी होने की उम्मीद है, जिनमें मंगदेक्षु पनबिजली संयंत्र और थिम्पू में इसरो निर्मित पृथ्वी स्टेशन शामिल है। पीएम मोदी ने पहले कार्यकाल के दौरान पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई थी। पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरों की शुरुआत भी पड़ोसी देश भूटान से ही की थी। इसके अलावा डोकलाम विवाद के वक्त भी भूटान का पक्ष लेकर भारत मजबूती से चीन के समक्ष खड़ा हो गया था और अब भूटान ने कश्मीर पर समर्थन करते हुए इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत उस वक्त सही साबित हुई जब मध्य प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। एमपी के झाबुआ से सामने आई है एक हैरान करने वाली तस्वीर। एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। घटना झाबुआ के मेघनगर स्टेशन की है, जहां एक शख्स ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे की पटरी पार कर रहा था। तभी अचानक ट्रैक पर मालगाड़ी आ गई। मालगाड़ी को बेहद करीब देख शख्स दोनों पटरियों के बीच लेट गया। देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी वहां से गुजर गई, लेकिन बुजुर्ग को कुछ भी नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर शख्स ने जिस तरह मौत को मात दी, उसे देखकर आसपास जमा लोगों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। पश्चिमी एमपी में चमत्कार से बच गई जान, लेकिन पूर्वी एमपी में ऐसा ही एक हादसा कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। सीधी जिले के कंजवार गांव में कजलियां मनाने गई भीड़ पर पीपल का पेड़ गिर गया। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन जेसीबी मशीन की मदद से पेड़ को हटाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर है तो कुछ को मामूली चोट आई है, लेकिन सभी इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। पीपल का पुराना पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। उधर मध्य प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक आग का कहर देखने को मिला। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जहां एक कार में आग लग गई, वहीं राजधानी दिल्ली में एक गोदाम आग की भेंट चढ़ गया। बीच सड़क पर धू-धू कर जल उठी कार और हाईवे पर मच गया हाहाकार। तस्वीरें एमपी के शिवपुरी की हैं।
जहां एक कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी और फिर टक्कर के बाद कार बेकाबू होकर पलट गई। टक्कर के बाद पलटी कार में आग लग गई। उस वक्त कार में एक महिला समेत 3 लोग सवार थे जो आग में बुरी तरह झुलस गए। इसके अलावा 2 बाइक सवार भी हादसे में बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राजधानी दिल्ली में भी भड़क उठे शोले और पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों में घिर गया। गिटोरनी इलाके के एक वेयरहाउस में बीती रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग से दक्षिणी दिल्ली के गिटोरनी इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन भीषण आग से लाखों के नुकसान की खबर है। पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले 9 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका हाल जाना। एम्स में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि उन्हें अभी भी आईसीयू में ही रखा गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जेटली से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। उसके अलावा बीजेपी के कई और बड़े नेता भी जेटली से मिलने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे भी जेटली से मिले और उनकी सेहत की जानकारी ली। हालांकि पिछले एक हफ्ते से एम्स की तरफ से अरुण जेटली का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 9 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और अन्य वरिष्ठ बीजेपी के नेता उनको देखने एम्स पहुंचे थे। 3 तलाक और धारा 370 के बाद अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। ये बात कही है शिवसेना नेता संजय राउत ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। ट्रिपल तलाक पर कानून, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यह है वो ब्लूप्रिंट जिसका दावा मोदी सरकार में सहयोगी शिवसेना कर रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने जो कुछ कहा, जरा उस पर नजर डाली। मोदी सरकार पहले ट्रिपल तलाक बिल लाई और अब धारा 370 हटा दी गई। ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तरफ पहला कदम नजर आता है। मुझे लगता है कि देश में जल्द ही समान आचार संहिता भी लागू होगी। अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होता है। पर्सनल लॉ के मामले में सभी नागरिक एक ही कानून का पालन करते हैं, यानी शादी, तलाक और पैतृक संपत्ति जैसे विवाद या मसले सभी एक ही कानून के अंतर्गत आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन और मंच पर्सनल लॉ के समान आचार संहिता का विरोध करते हैं, क्योंकि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ शरिया के मुताबिक चलते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की सुर्खियां वायरल कट टू कट में। देशभक्ति की एक और वायरल तस्वीर सामने आई। कर्नाटक के मंगलुरु से 15 अगस्त के दिन एक स्कूल में झंडा फहराया जा रहा था कि अचानक बरसात हो गई। बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे खड़े रहे और जब तक राष्ट्रगान पूरा नहीं हुआ बच्चे डटे रहे। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 24। सिर्फ इंटरनेट यूजर ही नहीं बल्कि इस ऑटो को रोकने वाला पुलिसकर्मी भी हैरान था कि एक ऑटो के अंदर इतने लोग कैसे आ सकते हैं। तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां एक ऑटो वाला 24 सवारियों को लेकर जा रहा था। ओवरलोडिंग करने वाले ऑटो वाले को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के एक और बड़े नेता अब सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं रूपा गांगुली के बेटे आकाश गांगुली की, जिन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक ये आकाश थे जिन्होंने सरकारी अधिकारी पर बल्ला चला दिया था और एक ये आकाश है जिन पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। पहले आकाश बीजेपी के बड़े नेता आकाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और दूसरे आकाश बीजेपपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे हैं। आकाश मुखर्जी ने कल रात अपनी गाड़ी कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके की एक दीवार में दे मारी। इस एक्सीडेंट के बाद आकाश पर धारा 279, 477 और 184 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आकाश अभी कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद रूपा गांगुली का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे घर के पास मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बुलाया। इस मामले पर राजनीति ना करें। मैं अपने बेटे को प्यार करती हूँ और उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन कानून को जो काम करना है वो जरूर होना चाहिए। मैं ना गलत करती हूँ, ना गलत सहती हूँ और ना मैं बिकाऊ हूँ। कम से कम रूपा गांगुली ने दम भरा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, वरना कैलाश विजयवर्गीय तो अपने बेटे को कच्चा खिलाड़ी कहकर निकल लिए थे। चीन और जापान पर लेकिमा तूफान का कहर बरप रहा है। आपको बता दें कि चीन में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग जापान में इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें जापान में बर्बादी के तूफान की तस्दीक करती है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगातार तेज बरसात हो रही है। तेज हवाएं मानो सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है और जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। जापान में तूफान लेकिमा के आते ही कई इलाकों से हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा लोग 4 दिनों के अंदर विस्थापित हो चुके हैं। वहीं चीन में लेकिमा की तबाही चरम पर पहुंच गई है। अब तक 12 से ज्यादा लोग तूफान के चलते मौत के आगोश में समा चुके हैं।
चीन में समंदर किनारे बसे कई इलाकों में तेज बरसात के चलते जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक लेकीमा तूफान कम से कम 4 दिनों में कमजोर होगा, यानी 4 दिनों तक चीन के बाशिंदों को तूफान की टक्कर से दो हाथ करने ही होंगे। और चलिए इसी के साथ खबर का टुकट में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।